हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन लर्निंग। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे फेमा एक्ट 1999 के नाम से भी जाना जाता है। ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए, साथ ही आंसर राइटिंग पेपर्स के लिए भी, जैसे बीकॉम, बीबीए, एमकॉम एंड एमबीए के लिए भी। यकीन मानिए गाइस, इस पर्टिकुलर टॉपिक से एवरी ईयर क्वेश्चन रेज होते आए हैं एंड आगे भी होते रहेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सो फेमा एक्ट के एग्जिस्टेंस में आने से पहले एक एक्ट था, फेरा एक्ट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। फेमा से पहले जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करता था वो करता था फेरा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और ये था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फेरा एक्ट आया था आपका 1973 में, जो कि एप्लीकेबल हुआ था, फोर्स में आया था 1 जनवरी 1974 में। वहीं फेमा एक्ट आपका आया था 1999 में रिप्लेस करके फेरा को, और एप्लीकेबल हुआ 1 जून 2000 में। काफी स्टूडेंट्स को ये नॉलेज नहीं होगी कि फेरा एक्ट 1973 से पहले भी एक एक्ट था, वो था आपका फेरा एक्ट 1947। आपको ये चीज लर्न रखनी है। फेरा से पहले 1973 से पहले एक एक्ट था, और वो एक्ट था 1947। जब फेरा एक्ट आया तो उस टाइम हमारे कंट्री की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी जी, और जो फेमा एक्ट आया उस टाइम पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। फेरा एक्ट क्यों आया, उसकी नीड क्या थी, क्या जरूरत पड़ी कि फेरा एक्ट लाना पड़ा। इसकी फुल फॉर्म आपको लर्न रखनी है, एग्जाम्स में क्वेश्चन रेज हो सकता है। फुल फॉर्म क्या है फेरा की? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। देखिए, अब क्वेश्चन उठता है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज कुछ भी नहीं है, फॉरेन करेंसी। फॉरेन रिजर्व मीन्स एक कंट्री के पास कितने रिजर्व है, फॉरेन की करेंसी कितनी है, उसको रेगुलेट करने के लिए ये आपका एक्ट आया था फेरा एक्ट। मीन्स हमें डॉलर में अपने रिजर्व को, मीन्स हमें बाहर की करेंसी में अपने रिजर्व को बढ़ाना था, इंक्लूड करना था, एक्सीड करना था, तो उसके लिए हमारा एक्ट बना फेरा एक्ट। देखिए गाइस, स्टार्टिंग से ही हमारी इकोनॉमी डाउन है और अभी तक ही डाउन है। हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, स्टार्टिंग से लेके अब तक, और अभी तक हम डेवलप्ड कंट्री नहीं हो पाए हैं। उसका एक रीजन ये हो जाता है कि जो हम इंपोर्ट करते हैं वो ज्यादा करते हैं एंड एक्सपोर्ट हम कम करते हैं एज कंपेयर टू इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है कि हम बाहरी वस्तुओं का प्रयोग ज्यादा करते हैं, बाहरी वस्तुओं को कंट्री में ज्यादा मंगवाते हैं, और जबकि हमारी कंट्रीज से दूसरी कंट्रीज में हमारी चीजें, हमारे गुड्स कम जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो हम इंपोर्ट करते हैं वो करते हैं हम पेट्रोलियम चीजों का, कर्ड ऑयल का हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है, फॉरेन करेंसीज है, मीन्स डॉलर में जो पैसा है वो कम है और बाहर की कंट्रीज के पास ज्यादा है। यही रीजन है कि हमारे रुपीस की वैल्यू, जो हमारे रुपीस की वैल्यू है वो डॉलर से काफी कम है। उसका रीजन आपका यही रीजन हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट रीजन है, काफी बड़ा रीजन है ये कि हमारी इकोनॉमी डाउन क्यों है, हम अभी तक डेवलपिंग कंट्री क्यों हैं। उसी चीज को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट आया, वो था आपका फेरा एक्ट। मींस इसमें क्या था, रेगुलेट करता था कि हमें बाहर की करेंसी को अपनी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा लाना है, और हमें अपनी करेंसी को बाहर कम से कम भेजना है। मींस एक्सचेंज को रेगुलेट करना है। एक्सचेंज किसके बीच में? करेंसीज के बीच में, बाहरी पैसा और हमारा पैसा। देखिए गाइस, अगर जो हमारी कंट्री की करेंसी है, मीन्स जो गांधी जी वाले नोट होते हैं, वो हर एक कंट्री में एक्सेप्ट नहीं किए जाते। वैसे तो काफी हद तक हम काफी सम्मान देते हैं गांधी जी को, सभी कंट्री सम्मान देती हैं, बट उनके नोट्स को, उनकी करेंसी को हर कंट्री में एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए यूएसए जाते हैं, तो अगर आप यूएसए में रुपीज लेकर जाएंगे, मीन्स अपनी करेंसी लेकर जाएंगे, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? वो नहीं करेंगे। आपकी करेंसी एक्सचेंज होगी, और वो होगी किसमें? डॉलर में। और डॉलर की वैल्यू क्या है? हमारी करेंसी से काफी ज्यादा है। मींस उनका रिजर्व बढ़ जाएगा और हमारा रिजर्व कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा।
सो उसी चीज को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट आया था, फेरा एक्ट 1973। इसमें कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी, जिसको दूर करते हुए दूसरा एक्ट बनाया गया, रिप्लेस किया, फेरा में अमेंडमेंट किया और एक एक्ट बना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फर्क ये है कि फेरा में रेगुलेट किया जाता था, मीन्स रोका जाता था चीजों को कि बाहर करेंसी ना जाए, और यहाँ पर मैनेज किया जाता है कि हमारी करेंसी भी बाहर जाए और उनकी करेंसी भी हमारे यहाँ पर आए, मीन्स एफडीआई को यहाँ पर काफी हद तक इम्पोर्टेंस दी जाती है। फॉरेन की कंट्रीज की कंपनीज को यहाँ पर इनवाइट किया जाता है कि आप आए और हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, हमारी कंट्री में प्लांट लगाएं। सो ये एक्ट अमेंड होने का एक रीजन बनी थी एलपीजी पॉलिसी, मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि 1991 में आई थी। किसके द्वारा लाई गई थी? उस टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। सो उनकी अधीनस्था में ये पॉलिसी आई थी, एलपीजी पॉलिसी, जिसका रीजन बना फेमा एक्ट आने का, अमेंडमेंट होने का, फेरा एक्ट। सो गाइस, ये हमने हिस्ट्री डिस्कस करी है थोड़ी सी फेरा एंड फेमा एक्ट से रिलेटेड। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, जिसकी हेल्प से काफी हद तक आपको फेरा एंड फेमा एक्ट क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट डिफरेंस आपका हो जाता है, फेरा की फुल फॉर्म थी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में ये एक्ट आया था, और फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया था 1999 में, और एप्लीकेबल हुआ था 2000 में, 1 जून 2000 में एप्लीकेबल हुआ था, फोर्स में आया था। वहीं 1 जनवरी 1974 में फेरा फोर्स में आया था। नेक्स्ट जो डिफरेंस हो जाता है कि जो आपका फेरा एक्ट है वो क्या करता था? रेगुलेट करता था, मींस फॉरेन करेंसी को, फॉरेन रिजर्व को रेगुलेट करता था, बांध के रखता था चीजों को कि आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आपको बाहर जाना होगा, अब्रॉड जाना होगा, तो करेंसी वहां पर एक्सचेंज होगी और रुपये की वैल्यू कम एज कंपेयर टू डॉलर की वैल्यू। सो ये रेगुलेट करता था, काफी प्रतिबंध लगा दिए थे हमारी करेंसी के बाहर जाने में, और बाहर की करेंसी के भी यहाँ पर आने में काफी रोक लगा दी थी। सो उस चीज को अमेंड करते हुए ये एक्ट आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यहाँ पर चीजों को मैनेज किया जाता था, ये सोचा जाता है कि कैसे हम एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ाएं, मीन्स कैसे हम एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें एंड इम्पोर्ट को डिक्रीज करें, जिससे कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, हमारे खाते में जो फॉरेन रिजर्व है वो इंक्रीज हो जाए, उसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है? मैनेजमेंट देखा जाता है। आप कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो थी एक कंजर्वेटिव अप्रोच थी, मीन्स कंजर्व कर रखती थी चीजों को। वहीं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की जो अप्रोच है लिबरल है, काफी छूट प्रदान करती है ये कंट्रीज मेंबर को एंड आउटसाइड द कंट्री को। नेक्स्ट डिफरेंस हो जाता है, फेरा में जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है वो है आपके 81, ये यहाँ पर इज है, इसको इज कर लीजिएगा, एंड वहीं पर नंबर ऑफ सेक्शन इन फेमा है आपके 48, जो कि 7 चैप्टर्स में डिफाइन है। सो ये आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ सेक्शन है आपके 48 फेमा में, एंड फेरा में नंबर ऑफ सेक्शन है आपके 81। यूजीसी नेट मैनेजमेंट में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन रेज हुआ था सेक्शन से रिलेटेड कि फेमा में सेक्शन 48 है या 81 है। एसर्शन एंड रीजन के तौर पर ये क्वेश्चन आपका रेज हुआ था। सो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपका नेक्स्ट एंड काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो जाता है फेरा एंड फेमा में। वो डिफरेंस ये है कि जो आपका वॉयलेशन करता है फेरा का, मीन्स अगर आपने फेरा का वॉयलेशन किया है, आपने उस एक्ट के अगेंस्ट जाकर कुछ काम किया है, तो वहां पर आपका ये ऑफेंस हो जाएगा क्रिमिनल ऑफेंस, मीन्स आपको बिना वारंट के यहाँ पर अरेस्ट किया जाता है। अगर आप फेरा के रेगुलेशन को, फेरा के कोई भी रूल को आप ब्रेक करते हैं, ब्रीच करते हैं, तो आपका वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और आपको 3 साल तक की कैद दी जाती थी। नॉन बेलेबल कैद, मीन्स आपको जेल में भेजा जाता था नॉन बेलेबल। सो ये एक काफी स्ट्रिक्ट रूल था फेरा का कि अगर आप कोई वॉयलेशन करते हैं या फिर बाहर पैसा, अपने पैसे को कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में, तो आपको क्या क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, आप एक मुजरिम बन जाते थे। गाइस सोच के देखिए
कि आपने अगर फेरा के रेगुलेशन को ब्रेक किया, रूल्स को, गाइडलाइन को ब्रेक किया, तो आप क्रिमिनल कहलाते थे और आपको 3 साल तक की कैद, जेल में नॉन बेलेबल कैद आपको होती थी, आपको जेल जाना पड़ता था। इससे क्या होता था कि एक तो आपके जो, आप अगर जेल में जाते हैं तो आपकी कंपनी बंद हो जाती है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा कंट्री में, और जो आपने पैसे का घपला किया है वो भी अब वापस नहीं आएगा। ये सब इसके लैग पॉइंट्स थे जिसकी वजह से इसको अमेंड किया। और अब फेमा में जो आपका वॉयलेशन अगर आप करते हैं तो वो कंपाउंडिंग ऑफेंस होता है। कंपाउंडिंग मीन्स जितने का आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है उतने का आप दुगना फाइन देकर भी अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को छुड़ा सकते हैं। ये आपका एक सिविल ऑफेंस है, यहाँ आपका क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता। ये एक बेसिक डिफरेंस था एंड काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस था फेरा एंड फेमा के बीच में। क्या डिफरेंस था कि ये आपका क्रिमिनल ऑफेंस था रूल्स ब्रेक करने पर, और ये आपका सिविल ऑफेंस था, मींस कंपाउंडिंग ऑफेंस था, आप फाइन देकर भी जेल जाने से बच सकते थे। इससे क्या होगा कि आपकी कंपनी में जितने एम्प्लॉयज हैं वो अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे और गवर्नमेंट का खर्चा भी नहीं बढ़ेगा, एक्सपेंस भी नहीं बढ़ेगा आपको जेल ले जाने में, आपकी सेवा करने में, क्योंकि जब आप जेल जाते हैं तो गवर्नमेंट की यहाँ पर एक्सपेंस रेज हो जाते हैं। अगर कोई पब्लिक, कोई भी पर्सन जेल में जाता है तो उस पर पर्सन गवर्नमेंट का एक्सपेंस रेज होता है। इस चीज को देखते हुए भी फेरा को अमेंड किया गया और लाया गया फेमा। गाइज ये सभी रीजंस थे फेरा एंड फेमा के बीच में। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन करेंसी मीन्स फॉरेन रिजर्व, आपकी कंट्री के पास कितने रिजर्व है डॉलर में, या फिर दूसरी कंट्री की करेंसी में आपके पास कितना पैसा है, कितना रिजर्व है, जिससे कि आपकी इकोनॉमी रेज होगी, आपकी इकोनॉमी जीडीपी रेट अप जाएगी, इंक्रीज होगी। ये था बेसिक डिफरेंस फेरा एंड फेमा के बीच में। गाइज अब अथॉरिटीज देख लेते हैं, बॉडीज ऑफ फेमा देख लेते हैं, कौन कौन सी ऐसी बॉडीज हैं जो कि रूल्स बनाती हैं, गाइडलाइंस बनाकर तैयार करती हैं। ये 3 बॉडीज हो जाती हैं जो कि फेमा की गाइडलाइंस बनाकर तैयार करती हैं, रूल्स बनाती हैं। फर्स्ट बॉडी है आपकी आरबीआई, सेकेंड वन इज डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, इसको ईडी भी बोला जाता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। नेक्स्ट हो जाती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कि रूल्स बनाती है। देखिए आरबीआई यहाँ पर रूल्स बनाकर नहीं तैयार करती, वो केवल फ्रेमवर्क बनाती है रेगुलेशंस का, मीन्स प्रोसीजर बनाकर तैयार करती है कि कैसे उन रूल्स को फॉलो करवाना है। आरबीआई का ये काम होता है। क्वेश्चन रेज हो सकता है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आरबीआई का काम रूल्स बनाने का होता है या फिर नहीं होता। एसर्शन और रीजन में भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन रेज हो सकता है। आपको ध्यान रखना है आरबीआई यहाँ पर रूल्स नहीं बनाती, केवल फ्रेमवर्क, रेगुलेशन का फ्रेमवर्क बनाकर तैयार करती है, मीन्स प्रोसीजर बनाती है। वहीं डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के तहत आपके केस रजिस्टर्ड होते हैं, मीन्स कोई भी फेमा एक्ट को तोड़ता है, ब्रीच करता है, उसके अगेंस्ट जाकर करता है, जैसे हवाला या फिर आपका मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कोई भी केस होता है तो उसका केस रजिस्टर्ड होगा आपका फेमा के तहत, इस बॉडी के अंडर, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के अंडर यहाँ पर आपका केस रजिस्टर्ड होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का यहाँ पर काम होता है रूल्स बनाना, गाइडलाइंस बनाना, आउटलाइंस बनाना, ये सब काम होता है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट का। आपको ये ध्यान रखना है, रूल्स बनाना आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीन्स आरबीआई का काम है केवल रेगुलेशन को फ्रेम करना। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है फेमा से रिलेटेड। नेक्स्ट हो जाती है आपकी एप्लीकेबिलिटी, मीन्स फेमा कहाँ पर एप्लीकेबल है। फेमा आपका होल ऑफ द इंडिया एप्लीकेबल है, मीन्स पूरे भारत पर फेमा एक्ट को एप्लीकेबल किया जाता है। नेक्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है अगर वो बाहर जाकर भी रह रहे हैं तो ये एक्ट उन पर भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थर्ड हो जाता है आपका ब्रांच ऑफिस आउट ऑफ द इंडिया और कंट्रोल बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मीन्स PRI, तो वहां पर भी एप्लीकेबल हो जाता है आपका फेमा एक्ट। इस पॉइंट को देखेंगे, समझेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये एक कंपनी है मिस्टर ए की,
मिस्टर ए की ये एक कंपनी है, बट ये कंपनी जो है ये है आपकी दुबई में। मिस्टर ए की कंपनी है जो कि इंडिया के पर्सन है और उनकी कंपनी है आपकी दुबई में। तो क्या एक्ट ये यहाँ पर एप्लीकेबल होगा? दुबई की कंपनी पर एप्लीकेबल होगा जो कि आपके पीआरआई हैं, मीन्स पर्सन जो रह रहे हैं, रेजिडेंस इन इंडिया है। सो इसका आंसर हो जाता है हाँ, यहाँ पर फेमा एक्ट एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए कि मिस्टर ए आपके रह रहे हैं फॉरेन में, वो इंडिया के पर्सन है, इंडिया की उनकी सिटीजनशिप है और वो रह रहे हैं फॉरेन में और उनकी एक ब्रांच है इंडिया में। इंडिया में उनकी ब्रांच है, तो वहां पर क्या फेमा एक्ट एप्लीकेबल होगा? सो आपका आंसर हो जाता है यस, यहाँ पर फेमा एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक पर्सन है मिस्टर जेड। मिस्टर जेड एक पर्सन है, अमेरिकन पर्सन है ये, और उनकी कंपनी है आपकी अमेरिका में, तो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा फेमा? आपका आंसर हो जाएगा नो, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, मिस्टर जेड जो कि अमेरिका के सिटीजन है, बट उनकी एक ब्रांच है, उनकी एक कंपनी है, कहाँ पर? इंडिया में। इंडिया में एक कंपनी है उनकी, तो क्या यहाँ पर एप्लीकेबल होगा फेमा एक्ट? आपका आंसर हो जाता है यस, यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर उनकी ब्रांच है इंडिया में, वो डील कर रहे हैं रुपीज में एंड डॉलर में, तो यहाँ पर भी आपका एप्लीकेबल होगा। सो गाइस, आपको एप्लीकेबिलिटी ऑफ फेमा अच्छे से क्लियर हो गई होगी इन एग्जाम्पल्स से। इन एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किन किन सिचुएशन में फेमा एप्लीकेबल है। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक आपको सभी डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। फेमा आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक बनने वाला है अब। सो आप चलिए ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं फेमा के, जिससे आपको सभी कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो फेमा का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ावा देना है, मीन्स हमें एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो फेमा का था वो रिस्ट्रिक्शन का नहीं था, मीन्स हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, बाहर की कंपनीज को यहाँ आने से रोकना नहीं है, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, हमें बाहर अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजना है, जिससे कि हमारा फॉरेन रिजर्व, हमारे जो रिजर्व है वो इंक्रीज हो जाए और हमारी इकोनॉमी डेवलप हो सके और हम डेवलपिंग कंट्री से एटलीस्ट डेवलप कंट्री जल्दी से जल्दी बन सके। सो ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है फेमा को। आपको पेमेंट करनी है इंडिया में, मतलब कि आपको पेमेंट करनी है बाहर जाकर डॉलर्स में, तो इसके लिए क्या आपके पास में रिजर्व होना चाहिए और वो रिजर्व आपका डॉलर में होना चाहिए। और वो डॉलर में रिजर्व कब होगा? जब आप अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, जब आपने अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेंगे, जब हमारी चीजें इंडिया के बाहर जाएंगी तो हमारा जो पेमेंट होगी वो किस में होगी? बाहरी करेंसी में, मीन्स डॉलर में, या फिर उस कंट्री की जो भी करेंसी होगी उसमें आपकी पेमेंट होगी, जिससे हमारा रिजर्व इंक्रीज होगा और हमारी इकोनॉमी की कंडीशन भी इंक्रीज होगी, अच्छी इकोनॉमिक रेट होगी। सो ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है फेमा का। सेकंड ऑब्जेक्टिव हो जाता है आपको फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज करना, मीन्स आप जो एक्सचेंज कर रहे हैं उसे इंक्रीज करना। इंक्रीज कैसे होगा? इंक्रीज ऐसे होगा कि जब आपका एक्सपोर्ट तो होगा ज्यादा और आपका इंपोर्ट होगा कम, उस टाइम पर जो आपका एक्सचेंज है, जो आपका रिजर्व है, वो इंक्रीज होगा। सो गाइस, फेमा का जो मेन फोकस है वो फोकस इसी पर है कि कैसे हमें एक्सचेंज को, फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन रिजर्व को इंक्रीज करना है, अपने खजाने में फॉरेन रिजर्व को जोड़ना है, जिससे हमारी डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री बन सके और जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी फॉरेन कंट्री की वो यहाँ पर आके अपनी प्लांट को नहीं इस्टेब्लिश कर सकती, उन रिस्ट्रिक्शन को हटाकर उन्हें इनवाइट किया गया, जिससे कि हमारे पास में क्या आए? हमारे पास में फॉरेक्स आए, मीन्स फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व आए। आशा करती हूँ आपको फेमा टॉपिक काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। गाइस, मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।